subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले तो विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज हम फोकस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पर। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं। इससे जुड़े जो प्रचार हैं, एडवर्टीजमेंट है, वो कई बार हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। ध्यान की बात नहीं है, इंपॉर्टेंस देना उसे इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़रूरी है। अभी टैक्स के शो में मैं सडनली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके टैक्स को बचाने में, जो कि आपकी मदद करता है। और मदद करने के लिए आज हमारे साथ हमेशा की तरह टैक्स गुरु मुकेश पटेल भी जुड़ चुके हैं। और क्योंकि आज क्रिसमस का समय भी है तो सैंटा की तरह वो आज आपकी मदद भी करेंगे। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो आज हम आपसे काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े टैक्स बेनिफिट क्या होते हैं, यूलिप के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम आपसे आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के संदर्भ में अगर आयकर कटौती के बारे में बात करें तो इसके पूरे फायदे मिल सके हमें, इसको लेकर किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और हमें क्या क्या करना चाहिए। पूजा, आपको और हमारे सारे दर्शकों को मेरी क्रिसमस और क्रिसमस ग्रीटिंग्स तहे दिल से मैं भी पेश करना चाहता हूं। आपने बताया कि मैं सांता बनके इनको तो केवल 25 दिसंबर नहीं, आप और मैं दोनों टैक्स मंत्र के जरिए साल भर हर हफ्ते सांता क्लॉज की कुछ न कुछ नई पेशकश के तौर से हम छोटी छोटी गिफ्ट्स लेके टैक्स सेविंग की आते हैं। इसकी हमें खुशी है। पर आज जो हम उनके लिए गिफ्ट लाए हैं वो बहुत बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये जीवन की बात है, जीवन की सुरक्षा की बात है। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो नारा चलता है, तो इस संदर्भ में आपका ये जो पहला सवाल है कि टैक्स पर्पसेस में प्रीमियम के पेमेंट का सबसे ज्यादा फायदा हम कैसे लें, तो सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट की जो है उसके प्रावधान हमें ध्यान में रखने हैं, जिसके आधार से कोई भी इंडिविजुअल या HUF, इंडिविजुअल के केस में कोई इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ या अपने स्पाउस, माना कि पति या पत्नी जो हो एक दूसरे के लिए, और एनी चाइल्ड, कोई भी संतान के जीवन पर बीमा लेने के लिए प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो वो प्रीमियम के पेमेंट का डिडक्शन 80C के तहत, जो उसकी ओवरऑल लिमिट है, जो हम जानते हैं 1.5 लाख रुपए की, और सेविंग्स और एलोकेशंस के साथ वो डिडक्शन हमें मिल सकता है। और HUF के केस में जो HUF का कोई भी मेंबर हो, वो मेंबर के लिए HUF ने कोई पॉलिसी ली हो, तो वो पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट जो HUF करता है वो भी डिडक्शन मिलता है। अब सवाल यहां एक बारीक जो बात है हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो ख्याल में रखने वाली बात ये है कि आप केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए सबके प्रीमियम के पेमेंट्स भी आप अगर करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सालाना एक पैटर्न पकड़ लिया तो हमेशा वही होना चाहिए। कई बार ऐसा है कि मेरे केस में इस साल में 80C का डिडक्शन मुझे ज्यादा लाभदायी है, तो कोई प्रीमियम का पेमेंट मैं करूं, मैं मेरी वाइफ या बच्चों के प्रीमियम का पेमेंट करूं। नेक्स्ट ईयर मेरी वाइफ को अगर इसका फायदा ज्यादा लेने का संभव होता है तो शी कैन पे द सेम प्रीमियम इन हर केस एंड क्लेम डिडक्शन, क्योंकि प्रीमियम हर साल पे होता है।
एचयूएफ भी कई बार क्या होता है, एचयूएफ के केस में आपके पास एटीसी का और कोई पोर्टफोलियो ओपन ही नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल में 1.5 लाख से आपका पीएफ पीपीएफ वगैरह से अगर ज्यादा हो जाता है तो आप एचयूएफ में भर सकते हैं। सो यू कैन प्लान योर प्रीमियम पेमेंट इन अ मैनर कि आपको सबसे अच्छा फायदा हो। दूसरी बात आपको ख्याल में ये रखनी है कि एक बार आप प्रीमियम भरना शुरू करें तो कम से कम 2 साल के लिए प्रीमियम भरना जरूरी है, क्योंकि अगर ये शर्त का आप पालन नहीं करेंगे तो आपका जो डिडक्शन मिला हुआ है, जो साल में आप सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी, आपका ये आप बेनिफिट लूज करेंगे। और तीसरी बात ख्याल में रखने वाली बात यह है कि आप अगर माने कि मैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट या ऐसा कुछ फायदा भी लूं तो ये आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेक्शन 80C में एक रिक्वायरमेंट है कि 2012 के बाद जो पॉलिसीज ली गई है 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो जो प्रीमियम का पेमेंट है वो पॉलिसी के सम एश्योर्ड के 10% अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, ओके। तो सर, इनकम टैक्स नियम के अनुसार अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में बात करें तो वहां पर टैक्स एलिजिबिलिटी के लिए क्या प्रोविजंस हैं? आयकर कानून की सेक्शन 10(10)(d) ये एक बहुत अहम सेक्शन है जिसका अभ्यास करके उसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैच्योरिटी की जो अमाउंट है उसके एग्जम्पशन के नियम इस सेक्शन के तहत दिए गए हैं। आमतौर से लोग ये मानते हैं कि एलआईसी की कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। कौन कौन से केस में किस नियम के आधार से आप एग्जम्पशन का फायदा उठा सकें, ये आपको ठीक ठाक समझाने के लिए हमने एक ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है पूजा, इसको हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। वीडियो प्लीज। आयकर नियम के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसकी कर पात्रता के बारे में काफी कुछ गलत ख्याल भी प्रवर्तमान है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स ऐसा समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट वो संपूर्णतः करमुक्त है। हम दर्शकों को ये बताएं कि ये सच नहीं है, क्योंकि आयकर कानून की सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(d) के तहत ये प्रोविजन जरूर किया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट्स को एग्जम्प्ट गिना जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस नियत किए गए हैं। तो इसमें हमें ख्याल में रखने वाली बात यह है, जैसे कि एक ये छोटे से चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि 31 मार्च 2003 इसके पहले जो नियम थे और जो भी पॉलिसी उसके पहले ली गई हो, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी कोई भी शर्त के बिना संपूर्णतः करमुक्त गिनी जाती है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रीमियम अमाउंट क्या है, आपका कैपिटल सम एश्योर्ड क्या है। पर 2003 1 अप्रैल 2003 से लेके जो नियम बदले और 31 मार्च 2012 तक ली गई पॉलिसी के केस में नियम ये रहा कि अगर पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसके 20% से ज्यादा अगर प्रीमियम का पेमेंट किया जा रहा है और अगर किसी को अपने लाइफ टाइम में एंडाउमेंट पॉलिसी के तहत उसको कोई मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है तो उसे टैक्सेबल गिना जाएगा। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल, उस समय के अंदाज से 5 साल से कम अरसे के लिए कोई पॉलिसी हो तो उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होता था।
1 अप्रैल 2012 से जो नियम बनाए गए उसमें थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया गया और 20% की जगह 10% सम एश्योर्ड के प्रीमियम अमाउंट का रेशो तय किया गया, जिसके आधार से आप आज भी अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी पॉलिसी की सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख है और आपका पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 से ज्यादा है, तो इस केस में जो पॉलिसी जब मैच्योर होती है और आपको उसके पैसे मिलते हैं तो उसे टैक्सेबल गिना जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि आप सिंगल प्रीमियम जो कहते हैं या शॉर्टर ड्यूरेशन की पॉलिसीज न लें। ये 10% वाला नियम मोटा मोटा गिने तो 10 साल या ज्यादा पीरियड के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो ये समस्या आपके लिए खड़ी नहीं होगी। हालांकि ये हर एक केस में ख्याल में रखने वाली बात यह भी है कि अगर मृत्यु के समय आपके जो नॉमिनी या असाइनी है उसको पॉलिसी के तहत कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो ऐसे लीगल एयर के हाथ में या नॉमिनी के हाथ में ये अमाउंट संपूर्णतः करमुक्त यानी कि एग्जम्प्ट गिना जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए हमने समझा कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको लेकर क्या नियम है, ये भी हमने आपको देखिए बहुत ही डिटेल से और बारीकी से हमने आपको समझाने की कोशिश की। मुकेश जी, मैच्योरिटी अमाउंट से ही जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसमें उसको लेकर कटौती के क्या नियम हैं और एक टैक्स पेयर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पूजा, अब हमें ख्याल में रखने वाली बात यह है कि अगर आपका 1010D के तहत मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसके नियम परिपूर्ण नहीं होते हैं, कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, तो वो टैक्सेबल बनता है अमाउंट। तो वो टैक्सेबल अमाउंट जो वहां बनता है उस पर TDS कटा जाए। पहले बहुत सालों पहले TDS का भी कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए क्या है कि लोग अपना करेक्ट दिखाते भी नहीं थे। अब TDS रखने का कारण ये है कि एक बार जिस अमाउंट पर TDS कटता है तो ये तय हो जाता है कि दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जितना TDS कटा उतना ही आपको टैक्स भरना है। एक बार कोई इनकम टैक्सेबल होती है तो आपका जो भी अदर इनकम के साथ टोटल इनकम पर रेट बनता है उसके आधार से आपको टैक्स भरना है। पर TDS कटता है तो इट इज अ बेस कि इसको टैक्सेबल गिनना है। अब इसके लिए सेक्शन 194DA के तहत इसके विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक तो ये रिलीफ ये दी गई है कि भाई 1 लाख रुपये तक टैक्सेबल अमाउंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जम्प्ट गिना जाएगा, पर 1 लाख से कम है आपका टैक्सेबल अमाउंट तो हम TDS नहीं काटेंगे, ये एक इन्होंने कहा है। दूसरा एक ये भी प्रावधान है कि अगर कोई छोटा बंदा हो जिसका अमाउंट टैक्सेबल तो है पर उसकी ओवरऑल इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, मानिए कि कोई सीनियर सिटीजन 5 लाख के दायरे में आ जाता है, तो जैसे हम देखा था 15H, तो 15H का फॉर्म भी आप उसमें दे के आप फायदा ले सकते हैं, या 15G का फॉर्म नॉन सीनियर सिटीजन के केस में आप ले सकते हैं। पर इसके सिवा जहां टैक्सेबल है, अब क्या था कि जब ये ओरिजिनल प्रोविजन आया तब इन्होंने 1% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट पर TDS काटा जाए ऐसा प्रोविजन था। अब इसमें काफी कुछ कंफ्यूजन होता था क्योंकि कितना टैक्सेबल कंपोनेंट है वो पता नहीं चलता था। अब एक तो हम समझते हैं कि जब मान लीजिए मैंने ओवर द इयर्स मेरा जो प्रीमियम भरा है, जैसे हमने देखा कि मेरे 6 साल की ही पॉलिसी है, तो ऑब्वियसली उसका मुझे फायदा एग्जम्पशन में नहीं मिलेगा। 7वें साल में जब मुझे मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है तो इट इज टैक्सेबल। पर ये 6 साल में मैंने प्रीमियम का पेमेंट मान लीजिए 2 लाख किया है और मुझे फिर बोनस के साथ 3 लाख रुपया मिलता है 7 साल के बाद, तो उस केस में जो टैक्सेबल होना चाहिए अमाउंट वो कितना है? 3 लाख नहीं है, 1 लाख है। क्यों?
क्योंकि जो मेरा प्रीमियम का पेमेंट है वो तो मेरी खुद की कंट्रीब्यूशन या कैपिटल थी, इट वाज माय ओन मनी, दैट कैन नॉट बी टैक्स्ड। तो ये 1 लाख पर जो है टीडीएस कटेगा और टीडीएस का रेट जो तय किया गया है वो 5% है, और बाकी आपके इनकम के हिसाब से आपको जो भरना है वो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर से आपको भरना होगा। तो ये जो टीडीएस है वो 5% ऑन द टैक्सेबल कंपोनेंट काटा जाएगा, ये आपको ख्याल रखना है। ये आपके फॉर्म 26AS या AIS में भी दिखेगा, इसको नजरअंदाज मत करिएगा और इसको ख्याल में रखते हुए आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। हालांकि द बेस्ट प्लानिंग वुड बी कि आप ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करें जहां आपको प्रीमियम के पेमेंट्स भी फुल डिडक्शन मिले और मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसका भी पूरा एग्जम्पशन मिले। हालांकि जैसे हमने आगे देखा, द गुड थिंग इज कि किसी भी पॉलिसी होल्डर का अवसान होने पर तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। दैट इज द ब्राइट पार्ट ऑफ इट। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताई टीडीएस से जुड़ी, जिसका कि आपको जरूर ध्यान रखना है, इस पर आप नजर रखिए। अब बात करते हैं यूलिप की, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसका निवेश काफी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इससे जो इंश्योरेंस का तो फायदा मिलता ही है, लेकिन इक्विटी का भी फायदा, बाजार में जो निवेश का फायदा है वो भी यहाँ पर एक टैक्स पेयर उठा सकता है। तो अगर इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से बात करें मुकेश जी, तो यूलिप का फायदा कैसे लिया जा सकता है? आपने जैसे बताया, आजकल तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि लोगों को इसमें एक ये कॉम्बो का बेनिफिट मिलता है। बाजार के जो फायदे हैं वो भी मिलते हैं और साथ साथ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो इसको भी तो जो नियम हैं बेसिक 80C और 1010D, वो जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए देखे, ऑलमोस्ट द सेम रूल्स आर देयर 80C और 1010D में। कुछ जो फर्क है वो हमें समझना आवश्यक है और खास तौर से ये जो फर्क है वो इस साल के बजट में जो आए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रिगार्ड टू यूलिप, वो हम दर्शकों को समझाए ताकि उनको इसका ख्याल भी रहे और अपना प्लानिंग करने में सुविधा रहे। सबसे पहले तो एक प्रोविजन बजट में ये लाया गया 1010D के कॉन्टेक्स्ट में कि जो आप 10 साल से ज्यादा भी समय की पॉलिसीज लेते हैं जिसमें 10% से ज्यादा प्रीमियम पेमेंट है सम एश्योर्ड के संदर्भ में, तो वहां आपको फायदा नहीं मिलता है। पर 10% के अंदर है आपका प्रीमियम तो भी ऐसे केसेस में एक विशेष प्रोविजन ऐसा किया गया है कि अगर आप साल में, ये 1 फरवरी 2021 पर ये जो प्रोविजन आया बजट में, तब से लेके इन्होंने ये कहा कि अगर आप ये जो आपका प्रीमियम है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में प्रीमियम, यूलिप के प्रीमियम, टोटल प्रीमियम एक या ज्यादा पॉलिसीज का 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होता है, माना खास तौर से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs के केस में ये हिट होता है, तो उनके केस में उनको 1010D का मैच्योरिटी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, भले और शर्तें परिपूर्ण होती हो तो भी। तो ये एक ख्याल में रखना है। दूसरा कि मान लीजिए आपका यूलिप का कोई शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसी है या आप जल्दी रिडीम कराते हैं, मैच्योर कराते हैं, तो इस केस में जब अमाउंट टैक्सेबल होता है तो फर्क ये है कि LIC के केस में इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिना जाएगा। यूलिप के केस में क्योंकि यूनिट्स का रिडेम्पशन होता है और रिडेम्पशन इज अ ट्रांसफर, तो उसमें कैपिटल गेन्स लगना चाहिए। ये प्रोविजन को स्पष्ट करते हुए 2021 के बजट में एक नई सेक्शन 45(1)B इंट्रोड्यूस की गई है और ये कहा गया है कि ऐसे गेन को कैपिटल गेन माना जाएगा।
अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये जो पॉलिसी आपकी है वो इक्विटी है और उसको 1 साल के लिए होल्ड किया है तो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा या तो शॉर्ट टर्म रहेगा। और जिस पॉलिसी में इक्विटी का पूरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड के एट्रीब्यूट्स पूर्ण नहीं होते हैं, ऐसी पॉलिसीज के केस में जो 3 साल वाला नियम है उसके आधार से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म और इंडेक्सेशन वगैरह के और कैपिटल गेन के टैक्स के रेट से आपको टैक्स लगेगा, ये हमें ख्याल रखना है। ओके, तो ये हमने यूलिप के भी फायदे आपको समझाए कि उसके जरिए आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। चलिए, अब कुछ दर्शकों के भी सवाल भी हमें मिलना शुरू हो गए हैं, एक एक करके उनको भी शामिल कर लेते हैं। और इस बीच मेरे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, मिस अंकिता शाह। अंकिता नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। शादी के ओकेशन पर मुझे अपने नज़दीकी रिश्तेदार और दोस्तों से काफ़ी उपहार मिले हैं। क्या इसके मूल्य पर मेरी कोई टैक्स लायबिलिटीज बन सकती है? इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे केस में कोई आयकर समस्या खड़ी ना हो? ओके, मुकेश जी, अंकिता जी को क्या सलाह देंगे आप? अंकिता जी, एक तो आप अपने वेडिंग ड्रेस में सजी धजी हुई है और ये सवाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको बधाई हो आपके वेडिंग पर कि आप यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। वेडिंग के ओकेजन पर आपको ढेर सारी गिफ्ट्स कैश और काइंड में मिली होगी, रिश्तेदारों से भी मिली होगी, नॉन रिलेटिव्स बिन रिश्तेदार या आपके दोस्त हैं उन्हों से भी मिली होगी। अब आपने हमारा उपहार का जो बहुत पॉपुलर एपिसोड था वो देखा होगा, तो आपको याद है होगा कि वेडिंग के सिवा कोई भी ओकेजन पर अगर आपको जब गिफ्ट मिलती है तो ऐसे केसेस में ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड रिलेटिव्स आपको जो गिफ्ट मिलती है उसका एग्जम्पशन गिना जाता है, या अदरवाइज 50,000 से ज्यादा की जो गिफ्ट है उस पर आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाना होगा और उस पर टैक्स भरना होगा। पर यहां आपके लिए ये एक स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 56(2) में कि ऑन दी ओकेजन ऑफ वेडिंग आपको कितनी भी गिफ्ट्स मिली हो, इसमें कोई मॉनिटरी कोई लिमिट या कंसिडरेशन नहीं है, वो सब की सब गिफ्ट्स कैश में हो काइंड में हो वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगी। किससे मिली है ये भी नहीं देखना है, दे में बी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नॉन रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, एग्जम्प्ट है। पर ख्याल में रखने वाली एक खास मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस आपको और आपके जैसे और दर्शकों को मैं ये दूंगा कि जब आपके फैमिली में कोई वेडिंग होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जरूर पूछ सकता है, जब आप ये वेडिंग गिफ्ट्स की अमाउंट्स को मान लीजिए बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तब, और खास तौर से अगर वो कैश में हो और आप जमा करते हो, कैश में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पर वो जमा करते हो, तो दे में आस्क यू कि भाई इसका क्या प्रूफ है कि ये वेडिंग गिफ्ट्स है। तो इसके लिए अगर आप कोई रिकॉर्ड रख सके, चेक्स वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर काइंड में हो, कोई ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हो या कैश में हो, तो सम सॉर्ट ऑफ एन एविडेंस कि आप बता सकें कि ये किसने दी और उनका क्या बैकग्राउंड है। तो एक छोटा सा डायरी या रिकॉर्ड या कुछ भी रखें, या लेटर, अगर कोई बहुत मूल्यवान चीज हो तो एक लेटर ले लीजिए उनसे कि भाई ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ये मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो ये इस पर टैक्स नहीं लगेगा और कोई आपके लिए समस्या भी खड़ी नहीं होगी। पूजा। ओके, ठीक है, तो ये राय अंकिता जी को दे दी गई है और अंकिता को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और सुनील भयानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल क्विकली ले लेते हैं। सुनील जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं सुनील भयानी मुंबई से हूँ। आपका अनुमानित आय का विशेष एपिसोड बहुत रोचक रहा। उसे देखने के बाद मुझे विचार आया कि अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय की जगह कंसल्टेंट बनकर मुझे मिल रहे सालाना 18 लाख का पैकेज स्ट्रक्चर करूं, तो इस केस में मेरे लिए कौन सा स्टेटस ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? जी मुकेश जी, इनको भी राय दीजिए, क्या करना चाहिए सुनील जी को। सुनील जी, आपका सवाल नॉट ओनली वेरी इंटरेस्टिंग बट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, क्योंकि जो एडवाइस मैं देने वाला हूं वो आपको तो है ही, पर आप जैसे बहुत सारे दर्शक
कि जो ये दुविधा में होते हैं कि मैं सैलरी एम्प्लॉई का स्टेटस पसंद करूं या कंसल्टेंट का। तो अब ये ख्याल में रखने वाली बात है कि सैलरीड एम्प्लॉई के केस में आपको बहुत लिमिटेड डिडक्शंस मिलते हैं, और खास तौर से आपको अगर इनकम टैक्स की नई स्कीम में जाना है तो आपको कुछ भी नहीं फायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपका जो सैलरी का पूरा पैकेज है, तो वो पैकेज पर आपको प्रैक्टिकली पूरा टैक्स देना पड़ेगा, या तो जो छोटे मोटे डिडक्शंस हैं उसको छोड़ के आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर आप अगर कंसल्टेंट के तौर से अपना स्टेटस दिखाते हैं तो आपको हम याद कराएं दर्शकों को, हमने आगे जो प्रिजम्पटिव इनकम वाला एपिसोड में आपको समझाया था, तो सेक्शन 44ADA उसके तहत आपको 50% तक के डिडक्शंस मिल सकते हैं। तो आप समझिए कि अपनी मोटर कार है, ड्राइवर है, पेट्रोल है, आपके मोबाइल वगैरह के सब खर्च हैं, आपका ऑफिस सेटअप है, आपने कोई स्टाफ एम्प्लॉयज वगैरह रखे हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ये ढेर सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपके प्रोफेशन के रिलेटेड हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी विल बी योर प्रोफेशन एंड दैट इज व्हाई आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और इसका फायदा आपको ये रहेगा कि आपको कोई अकाउंट्स तैयार नहीं करने हैं, आपको ऑडिट नहीं कराना है, और आपका दिखाया हुआ प्रॉफिट अगर सही आप दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलाइज्ड अमाउंट, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप ये ध्यान से देख लीजिए, ज्यादातर आपको खास तौर से, और 18 लाख 20 लाख तक तो जीएसटी भी आपको वसूल करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। ऑलराइट सर, उम्मीद है कि इन्हें मदद मिली होगी सुनील जी को आपके जवाब से। चलिए फिलहाल टैक्स मंत्रा में इतना ही। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और लाइफ इंश्योरेंस के हर एक फैक्टर को डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का। सबसे पहला गुरु मंत्र तो यही है, लाइफ इंश्योरेंस लेते समय या उसमें जो टैक्स एडजस्टमेंट है उसको करते समय टैक्स पेयर ध्यान रखें कि आप पेमेंट किए गए प्रीमियम के लिए टैक्स डिडक्शन और पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट के टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट बिल्कुल मिस ना करें, इस पर जरूर ध्यान रखें। एक जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था उसके जरिए देखिए दूसरा गुरु मंत्र निकला है कि शादी में मिलने वाले गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा और सबसे अहम गुरु मंत्र, अगर टैक्स पेयर सैलरीड एम्प्लॉय के स्थान पर कंसल्टेंट का स्टेटस ऑप्शन चुनता है तो इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग्स संभव हैं। तो इन गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत।